वैसे तो हम लोग पुराने क्लासरूम में करीब कई क्वेश्चन हो चुके थे, 30-35 क्वेश्चन हो चुके थे प्रैक्टिस, लेकिन वो अब डिलीट हो गए हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से। फिर से नया ये क्लासरूम यहाँ शुरू से कर रहे हैं, तो इसमें फिर से हम लोग 1 नंबर से ही प्रैक्टिस करते जाते, ताकि सारे वीडियोज, रिकॉर्डेड वीडियोज शुरू से मिले। और जो डिलीट हो गए वो तो वापस आने वाले हैं नहीं इसमें, तो इसको रिवीजन भी हो जाएंगे इसी बहाने। जो कल किए थे उसको फिर से कर देते हैं तो रिवीजन भी हो जाएंगे, तो बेटर रहेगा। पहला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? जैसा कि कल ही बताया है, जब सत्य असत्य वाली बात हो तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं। कभी सत्य को हम लोग असत्य समझ लेते हैं, असत्य को सत्य। तो एक ट्रिक बताए थे कि अगर असत्य है तो जो जो विकल्प दिया गए में जो जो विकल्प असत्य है तो वहां असत्य वाला टिक लगा दीजिए, जो भी है। ये एग्जाम के लिए ही बता रहे कि एग्जाम हॉल में भी यही कीजिएगा, अपना क्वेश्चन में पहले यही कीजिएगा, हल्का सा वहां पॉइंट कर देना है। उसके बाद जो है, जब चारों कथन उसका पढ़कर स्पष्ट हो गए कि हाँ ये वाला सत्य है, ये वाला सत्य है, उसके बाद जो है जो भी सही विकल्प है उसको चुन लेना है। ये आपका क्या होगा, ये बेटर रहेगा। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिखित रूप से त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने राष्ट्रपति को लिखित रूप से त्यागपत्र देकर के अपने पद से मुक्त हो सकता है। ये कथन सत्य है, वो मुक्त हो सकता है, यानी कि इसको सत्य है तो इसको छोड़ देना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के संबंध में अनुच्छेद 124 में वर्णन है, ये भी सत्य है, 124 में ही उसका वर्णन है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर भी लागू होता है, ये भी सत्य है। मुख्य न्यायाधीश, जो बातें अन्य न्यायाधीश के बारे में वहां कही गई है वो मुख्य न्यायाधीश के बारे में भी लागू होगा, ये भी सत्य है। अब चौथा है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के महान्यायवादी को भी अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं, यह कथन असत्य है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ किन्हें सौंप सकते हैं? राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। इनमें पांचवा है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका होगा घ नंबर, यानी कि एक मिनट कोई स्टूडेंट, घ नंबर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के महान्यायवादी को अपना त्यागपत्र नहीं सौंपते हैं। ये किन्हें सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। 3 प्रकार के से किया जाता है उन्हें पद से मुक्त। एक, यदि वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी है। अगर वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं तो वो पद से मुक्त हो जाएंगे, भले ही उसको वो 2 माह ही क्यों ना कार्य किए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि वो त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। तीसरा, उस पे यदि संसद द्वारा महाभियोग चलाया जाता है। हालांकि महाभियोग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है संविधान में? केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है, लेकिन एक प्रचलन बन चुकी है, प्रचलन के आधार पे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए भी कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको ऐसे समझिए कि संविधान में कहीं भी उपराष्ट्रपति के वेतन का जिक्र नहीं है। उनको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे मिलता है, लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर। लेकिन हम लोग कहने को कहते हैं कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, क्योंकि उसको एक ही है कि उसको उसी के तौर पे मिल जाता है, राज्यसभा के उपसभापति होने के नाते जो है लोकसभा अध्यक्ष के बराबर मिल जाता है। तो ऐसे कई चीजें हैं जो कि संविधान में जिक्र नहीं है, लेकिन एक प्रचलन के आधार पर हम लोग उसका चर्चा करते हैं। अब दूसरा सवाल पर आते हैं। पहला सवाल का जवाब घ नंबर हुआ। अब दूसरा आ रहे हैं। दूसरा क्या है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? इस पे पहला विकल्प है जगजीवन राम, दूसरा काका साहेब कालेलकर, तीसरा बी.डी. शर्मा, चौथा बी.आर. अम्बेडकर, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो इनका कौन थे? तो ये काका साहेब कालेलकर थे।
यहाँ पर आपको वीपी मंडल का भी दिया जा सकता है, लेकिन वो दूसरी बार बने थे। ये पिछड़ी जाति आयोग का जो गठन हुआ था, इसको किया गया था कि पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए, कि भारत में कौन सी पिछड़ी जाति है, कौन सा नहीं है, उनके पहचान के लिए किया गया था। और उस समय इन्होंने पिछड़ी जाति को रिजर्वेशन देने का भी सिफारिश किए थे। हालांकि इनकी बातों को लागू नहीं किया गया था, जो इन्होंने दिया था उनको ये लागू नहीं किया गया था। बाद में जब 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बने थे वीपी मंडल की अध्यक्षता में, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उनको फिर 1989-90 में वीपी सिंह द्वारा जो है लागू किया गया था। और जाति को यहाँ पर इस आयोग के द्वारा, वीपी मंडल आयोग द्वारा भी और काका साहेब कालेलकर द्वारा भी, यहाँ पर जाति को भी पिछड़ापन का आधार माना था। इसमें जो वीपी मंडल है, वीपी मंडल जो है 27% का बात किए थे, लेकिन ये 27 नहीं, ये ज्यादा किए थे, ये 25 से 35 या 40% बात किए थे, 35 या 40 ऐसी कुछ है बात किए थे। ये आप लोग भारत में आरक्षण का नोट्स पढ़ेंगे जो कि वेबसाइट में है, तो वहां भी मिल जाएंगे आपको। भारत में आरक्षण में जहाँ की पूरा आरक्षण को लेकर पूर्ण रूप से डिटेल किया गया है, भारत में आरक्षण का इतिहास को ब्रिटिश समय से ही, कि ब्रिटिश समय से ही किस प्रकार आरक्षण की प्रक्रिया भारत में चलती आ रही है। तो काका साहेब कालेलकर पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। यहाँ पर अगर ऐसा भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दो प्रकार से ये सवाल आता है। एक, प्रथम पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष सभापति कौन थे, दूसरा पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। तो एक ही बात हो गई, क्योंकि जो प्रथम का बनेगा वही प्रथम सभापति हुआ। अब यहाँ अगर सवाल रहता है इनमें से कौन पिछड़ी जाति आयोग के सभापति थे, और काका साहेब कालेलकर के साथ यहाँ वीपी मंडल भी दे देते, तब इसका ऑप्शन हो जाता एक से अधिक। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पर सिंपल सवाल है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, तो वो काका साहेब कालेलकर थे, जिसकी रिपोर्ट को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था, ये ध्यान में रखिएगा। और वीपी मंडल के रिपोर्ट को बाद में लागू किया गया, जो कि द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग के सभापति थे। तीसरा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ी जाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। पहला है अनुच्छेद 340, दूसरा अनुच्छेद 243, तीसरा अनुच्छेद 331, चौथा अनुच्छेद 330। इसका सही जवाब है क, अनुच्छेद 340 में किया गया। आगे का अनुच्छेद का जिक्र आगे जैसे पढ़ेंगे तो आ जाएगा कौन सा अनुच्छेद किसके लिए है। चौथा सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रही है, जैसे कि बीपीएससी हुआ, जेपीएससी हुआ, एमपीपीएससी हुआ, इसकी बात हो रही है कि इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यानी जिस राज्य का लोक सेवा आयोग, अगर बिहार का लोक सेवा आयोग है तो बिहार का राज्यपाल। तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 156 या अनुच्छेद 155। पांचवा विकल्प तो वही होगा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है क नंबर, अनुच्छेद 315 में किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन अगर इन्हें पद से हटाना है तो ये फिर राष्ट्रपति के द्वारा होता है। यहाँ फिर राज्यपाल के द्वारा ना होकर के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अब पांचवा सवाल में आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। एक जीएस तो यहाँ समझ जाइए कि लोकसभा चुनाव बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। एक जीएस तो आपके सवाल में ही छुपा हुआ है, ये भी सवाल आ सकता है, लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। 25 दे सकते हैं, 30 दे देंगे, 21, 18, ऐसे ये सवाल आगे आप लोगों को मिलेंगे, तो यहाँ ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो पहला है विकल्प, पहले देखते हैं, अनुच्छेद 84 का ख,
दूसरा है 85 का क, तीसरा अनुच्छेद 86, चौथा है अनुच्छेद 74, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 84 का ख। 84 के ख में इसका वर्णन किया गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होगी, तो 25 वर्ष होगी। अब 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर में है, सवाल वही है जो 5 का है, बस वहां लोकसभा की जगह राज्यसभा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा के सदस्य बन हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष है? राज्यसभा की बात हो रही है और यहाँ पे एक जीएस क्या निकला कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु कम से कम होनी चाहिए। आपको लोकसभा में आ जाएगा, ऐसा भी सवाल आ सकता है, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो ये एक क्वेश्चन में ही एक जीएस छुपा हुआ है। अब आते हैं इसके विकल्प पर। पहला ऑप्शन क्या है, तो वही है जो उसमें था, 84 का ख, दूसरा है 85 का ग, तीसरा 86 का क, चौथा 75 का क, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका भी सही जवाब है क, यानी 84 का ख। 84 के ख में ही ये जिक्र है, इसका वर्णन किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी का भी सदस्य बनने के लिए लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। ये 84 के ख में ही वर्णन कर दिया गया है। अब 7वां नंबर पे आते हैं। भारतीय संविधान में यह कहां वर्णन किया गया है कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम 25 वर्ष रहेगी तथा राज्य विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष रहेगी। ये संसद से संबंधित था, अब ये विधानसभा से संबंधित है। विधानसभा में सामान्यतः जो विधानसभा है, संसद का तो तय है कि उसका 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, और 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन विधानसभा को लेकर के क्या है कि यहाँ जो विधानमंडल है, यहाँ जरूरी नहीं है कि 2 सदन हो, कहीं कहीं 1 सदन, ज्यादातर तो 1 ही सदन है, मात्र 6 राज्य है जहाँ 2 सदन है, बाकी सभी जगह तो 1 ही सदन है और 6 राज्यों में 2 सदन है। अभी कुछ स्टेट है जहाँ की ये पास है, जैसे असम में है, पश्चिम बंगाल भी जैसे पास करा लिए है। लेकिन होता यह है कि विधान परिषद का अगर गठन करना है किसी राज्य में, तो ये सिर्फ विधानसभा पर नहीं है, पहले विधानसभा में पास होगा, फिर राष्ट्रपति जाएगा, फिर राष्ट्रपति की अनुमति से संसद जाएगा। जब संसद भी पास कर देगा तब उस राज्य में विधान परिषद का गठन होगा। अभी जैसे कि ममता बनर्जी की है, कल के भी क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे इसमें कि ममता बनर्जी अभी विधान परिषद का गठन की है। क्यों? क्योंकि वो चुनाव हार चुकी है विधानसभा की। अब इसमें ये कई लोगों का कहना है कि ये तो नाटक हो रहा है कि विधानसभा का अब विधान परिषद के लिए अभी राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास संसद जाएगा, संसद करना चाहेगी नहीं, और ऑलरेडी 2011 में सुप्रीम कोर्ट क्या किया है, खारिज कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट 2011 में भी जब ममता बनर्जी विधान परिषद बनाना चाहती थी तो सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर चुके हैं। लेकिन है क्या कि ये राजनीति है। राजनीति क्या है, हो सकता है कि 2 चीजें होंगे आने वाले समय में, 2 चीजें होंगे। हो सकता है कि जब 6 माह पूरा हो जाए और कहीं चुनाव ना हो, उपचुनाव ना कराया जाए चुनाव आयोग द्वारा, तो ममता बनर्जी को हो सकता है इस्तीफा कुछ दिनों के लिए देना पड़े। लेकिन वो ये चीज दिखाना चाहती है, जो उनका एक अपना कोर वोट बैंक है, उसको ये दिखाना चाहती है कि जो केंद्र की सरकार है वो हमसे डर गई, जो केंद्र की सरकार है वो हमसे डरी हुई है। क्योंकि ये बात तो तय है कि भले ममता बनर्जी चुनाव हार गई है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में जो 2 सीट जो इसको बहुमत प्राप्त हुए हैं, जो 2 से 11 से ज्यादा सीट मिले हैं, और अब यहाँ तक कि बीजेपी के भी विधायक वापस जा रहे हैं, तो ये सब जो हुआ है ये तो ममता बनर्जी के नाम पर हुआ है। जो भी सीट मिले हैं पश्चिम बंगाल में, जो सरकार बनी तृणमूल का, वो तो सारे के सारे लोग ममता बनर्जी के नाम पे वोट दिए हैं, ये तो स्पष्ट है। कुछ हो सकते हैं, कुछ विधायक है जो बड़े नेता है जो कि अपने प्रभाव से जीतते हैं, लेकिन ज्यादातर सीट तो इनके ही नाम पर आए हैं। तो इनको पश्चिम बंगाल में जनता काफी पसंद कर रही है राज्य के लिए, ये तो स्पष्ट है। अब है क्या कि एक यहाँ पर संवैधानिक कुछ परिस्थितियां ऐसी बन चुकी है
कि जिससे उसको अपना इस्तीफा देना पड़ सकता है। अब आगे क्या होगा वो तो बात की बात है। तो ऐसी स्थिति के लिए अपना है क्या कि सम्मान बना ली कि नहीं, हम तो विधान परिषद गठन किए थे कि हम रहे, लेकिन केंद्र की सरकार हमसे डरी हुई है और वो जानबूझ करके हमको आने नहीं दे रही है। तो ये राजनीति होता है, अपना प्रभाव को बनाना। राजनीति में कभी कभी ऐसे भी फैसले लिए जाते हैं जो कि लोगों को बेवकूफी लगता है, आम लोगों को लगता है ये बेवकूफी है, लेकिन वो बहुत दूर तक का सोच के लिया जाता है। आम लोगों को लगता है कि ये ऐसा तो होना ही नहीं था, ये बेवकूफी कर रहे थे। लेकिन जो सत्ता चला रहा है, जो इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी है, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी है या फिर चाहे राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो इतना बेवकूफ नहीं होता। वो सिर्फ बेवकूफ बनने का नाटक करते हैं कि लोगों का सिंपैथी उससे जुड़ा है, क्योंकि ये एक हमारे समाज का एक रियलिटी है कि यहाँ चालाक लोगों से लोग दूर भागते हैं। आप जितना ज्यादा बेवकूफ बन के रहिएगा, लोग आपसे उतना ज्यादा करीब रहना पसंद करेंगे। ये एक मेंटेलिटी है। तो सवाल यही है कि जिस प्रकार लोकसभा में 25 वर्ष है, तो उसी प्रकार यहाँ भी विधानसभा में 25 वर्ष है, बिल्कुल उसी अंदाज में। क्योंकि लोकसभा भी क्या है, अस्थाई है, विधानसभा भी अस्थाई है, वो भी 5 वर्ष के लिए है, ये भी 5 वर्ष के लिए है। और जिस प्रकार राज्यसभा 6 में 30 वर्ष होता है, उसी प्रकार राज्य विधान परिषद में भी 30 वर्ष है। और दोनों एक ही जैसा है। राज्य विधान परिषद भी 6 साल के लिए होता है जहां भी है, और ये भी अस्थाई सदन है। तो एक ही चीज है, मतलब केंद्र और राज्य की तुलनात्मक कीजिएगा तो दोनों की स्थिति एक ही है। सिर्फ शक्ति और अनुच्छेद का अंतर है कि इनकी शक्तियां कुछ और है, राज्यसभा की शक्तियां कुछ और है, इनका किसी और अनुच्छेद में वर्णन है और उनका कुछ किसी और अनुच्छेद में वर्णन है। तो अनुच्छेद का अंतर है। तो ये सवाल यही है कि राज्य विधानसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्य विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 173 का ख, दूसरा है 174 का क, तीसरा है 180 का क, चौथा है 84 का ग, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है क नंबर 173 का ख में जिक्र किया गया है कि राज्य के लिए विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष आयु न्यूनतम रहेगी। ये इनमें जितने भी अनुच्छेद है ये लगभग सब इंपॉर्टेंट है, जो आगे के सवालों में मिल जाएंगे इनका वर्णन। अब हम लोग चलते हैं 8वां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, किंतु वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये जो प्रसाद पर्यंत पद है ना, ये बहुत टेक्निकल फॉर्म। टेक्निकल क्या है, कहने का मतलब ये हुआ कि हम 5 वर्ष के लिए आपको नियुक्त कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी हटा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम आपको यहाँ से हस्तांतरण करके दूसरा जगह भेज सकते हैं। यानी कि एक तरह का कह सकते हैं कि आपको 5 वर्ष पावर दिया गया है, लेकिन उसके लगाम उसके हाथ में है। जैसे प्रधानमंत्री का भी पद पर्यंत पद ही माना जाता है, लेकिन दोनों में एक अंतर है, कल भी बताए थे। राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत पद और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में अंतर यह है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, वो भी 5 वर्ष के लिए करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ एक कंडीशन क्या है, वो तभी प्रधानमंत्री बना रह सकता है जबकि उसको लोकसभा में बहुमत मिल रहा है। यदि लोकसभा में बहुमत नहीं भी मिल रहा है तो राष्ट्रपति भी अब कुछ नहीं कर सकता, उनको प्रधानमंत्री को अपना पद से त्याग देना ही होगा। अब क्या है कि एक बार अगर किसी प्रधानमंत्री को लोकसभा का बहुमत मिल गया, अब उसको राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता, भले ही वो नियुक्त किया है। दो ही स्थिति में हटेंगे, या तो वो बहुमत खोए हैं या फिर लोकसभा का विघटन हो चुका है 5 वर्ष को उपरांत, फिर तो 5 वर्ष हो ही जाता है। तो दोनों में ये अंतर है। राज्यपाल के साथ ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर बहुमत वाली कोई कंडीशन लागू नहीं होती है। तो क्वेश्चन है कि राज्यपाल का जो पद होता है, जो राज्यपाल का पद है,
5 राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है, लेकिन वो प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी 5 वर्ष से पूर्व भी उसको राष्ट्रपति हटा सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो पहला है अनुच्छेद 155, दूसरा है अनुच्छेद 154, तीसरा है अनुच्छेद 156, चौथा है अनुच्छेद 55, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में इसका जिक्र किया गया है। राज्यपाल से संबंधित नोट्स जो है वो आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सारे नोट्स जो है वेबसाइट में डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं, जहां राज्यपाल का सारे उससे संबंधित जितने भी बातें हैं मेंस और पीटी दोनों के लिए वर्णन कर दिया गया। और राज्यपाल से संबंधित एक टेस्ट सीरीज भी है, स्पेशल टेस्ट सीरीज, वो आप लोगों को भेज दिया जाएगा बाद में कभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? मतलब एससी से संबंधित है, और अनुसूचित जनजाति अगर हो तो वो एसटी है। एससी एसटी के बारे में पता है कि संविधान में इनके लिए कई प्रावधान है। कारण क्या है? कारण है कि जब देश आजाद हुआ तो इनकी स्थिति बहुत ज्यादा बदतर थी, और आज भी बहुत ऐसे क्षेत्र है जहां की इनकी स्थिति बदतर है। हालांकि काफी सुधार हुआ है, और एक दिक्कत अब इनके साथ ये भी है कि जो सुविधाएं इनके लिए किया गया है संविधान द्वारा या सरकार द्वारा, वो सुविधाएं आज की तारीख में 100% उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है जो इसके लिए उपयुक्त है या जिनके लिए किया गया। यहाँ भी क्या हो चुका है, जो इसमें जो ऊपर आ चुके हैं, जो प्रगति कर चुके हैं, ऊपर आ गए, वही लाभ ले लेते हैं। यानी आज की तारीख में ये भी कहा जा सकता है कि इनका शोषण खुद यही कर रहे हैं। ये भी एक समस्या है इनको लेकर के कई। अब जैसे कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान अच्छी चीज है, इसके लिए है भी, सीट भी है, लेकिन सामान्यतः जितने भी सीट है उससे कौन लड़ते हैं? कोई बड़े नेता ही लड़ते हैं। अब जैसे कि रामविलास पासवान का पूरा परिवार, जो रामविलास पासवान थे वो भी लड़ते थे, उनके बेटे भी लड़ते हैं। ये अलग बात है कि खुद चुनाव लड़ते हैं और माइक में आके माइक पकड़ के खुद ही ऐलान करते हैं कि अब ये जो आरक्षण है, ये हम चाहते हैं कि जो एससी एसटी में बड़े हो चुके, उभर चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं, वो आरक्षण छोड़ दे, और खुद नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो अलग बात है। ये तो हर नेताओं का अपना ये आदत होता है, मुंह में बोलना कुछ है, करना कुछ है। तो सवाल यही है कि किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है, इनके आरक्षण का प्रावधान किया गया है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 330, दूसरा है 331, तीसरा है 340, चौथा 339, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जवाब है क नंबर, यानी अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में यह जिक्र किया गया है कि लोकसभा के अंतर्गत अनुसूचित जातियों का कुछ सीटें रिजर्व रहेंगे। पहले 124 थे, अभी शायद बीच में बढ़ करके ये 131 है। 124 या 131 में से कुछ है, और इनको हर 10 साल में इनका संशोधन करके बढ़ाया जाता है। इनका जो कार्यकाल है ये 10 साल में बढ़ाया जाता है। अभी जैसे कि हाल फिलहाल में 10 साल के लिए बढ़ाया गया है, और जिसके साथ क्या हुआ, एंग्लो इंडियन का भी विवाद हो गया था। ये कल भी बताए थे कि एंग्लो इंडियन का भी इसी प्रकार जो 2 सीट होते हैं लोकसभा में, वो हर 10 साल में बढ़ाया जाता है, लेकिन इस बार मोदी सरकार नहीं बढ़ाई है। तो अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है अब मोदी सरकार एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है ये समाप्त करना चाहते हैं। और उनकी मंत्रियों की भी अगर बात सुने तो ऐसा लगता है कि वो सही में, जो उनका मंत्रियों का कहना है कि इनकी आबादी अब बढ़ चुकी है, इस वजह से इनको नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी भी इनकी आबादी रियल में है, क्योंकि बढ़ी जरूर है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी किसी क्षेत्र में ये अपना जनप्रतिनिधि चुन सके। उनका भी जो संगठन है यही कहना है। अब ये आगे चल के मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो हो सकता वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगी तो उसके अनुसार सरकार को चलना होगा। लेकिन अभी ये विवाद का विषय बना हुआ है।
इसमें 131 है, 131 है टोटल अभी, जिसमें कि 84 जो है ये एससी के लिए है और 47 जो है ये एसटी के लिए है। एससी के लिए 84 है और एसटी के लिए 47 है, टोटल 131 है। सीट भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 131 है, लेकिन दोनों को मिलाकर है, एससी एसटी दोनों को मिलाकर है। एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? फिर वही सत्य असत्य वाली आ गई। कौन सा कथन असत्य है? तो पहला विकल्प है राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, यह असत्य है। संसद का हिस्सा होता है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, ये तो सत्य है। गौ में क्या है? राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार संसद में लोकसभा या राज्यसभा के ही जैसे एक अंग है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, गौ में देखिए 2 पॉइंट है, एक अनुच्छेद 78 के अनुसार और दूसरा पॉइंट है लोकसभा एवं राज्यसभा के ही जैसे एक अंग है। तो ये वाला जो पॉइंट है संसद में लोकसभा राज्यसभा के जैसे ही एक अंग है, ये सही है। लेकिन जो ये अनुच्छेद का जिक्र किया गया है ये गलत है। ये कितना है? 79 है। तो इस हिसाब से गौ क्या हो गया? ये असत्य हो गया। राष्ट्रपति को संघ का कार्यकारी प्रमुख कहा जाता है, ये भी सही है। भारत सरकार की सारी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब कौन सा हो गया? इनका सही जवाब हो गया गौ नंबर। गौ नंबर में 2 पॉइंट है, जिनमें कि एक पॉइंट सही है कि राष्ट्रपति भी लोकसभा एवं राज्यसभा के ही जैसे संसद का एक अंग है, लेकिन ये अनुच्छेद पे यहाँ गलत है। अनुच्छेद 78 की जगह 79 होगा। आयोग भी इस प्रकार का सवाल दे सकती है आपको फंसाने के लिए कि आप इस प्रकार के सवालों से क्या होंगे कि आप फंसे। आपको यहाँ सिर्फ क्या पढ़े जल्दी जल्दी में, अच्छा लोकसभा एवं राज्यसभा जैसे एक अंग, हाँ अंग है, अनुच्छेद पे ध्यान दिए नहीं आप ऑप्शन, तब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, आप अंग लगा दिए, हो गया गलत। तो ऐसी चीजों पर ध्यान रखना है, ऐसी बातों पर। अब है 11 नंबर। संविधान के भाग 4 में, भाग 4 किससे रिलेटेड है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन के लिए सरकारों को निर्देश दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी पंचायत का गठन का निर्देश दिया गया है, जिनको कि हम लोग गांधीवादी तत्व कहते हैं। क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इनको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? प्रकृति के अनुसार 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा है? तो उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी। अब कौन सा अनुच्छेद कौन से तत्व में आते हैं, इनके लिए आप नोट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक नोट्स बना हुआ है जो मेंस और पीटी दोनों के लिए बना हुआ है। ये आपको वेबसाइट और टेलीग्राम दोनों जगह मिल जाएंगे, वहां पर आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो अनुच्छेद, ये जो पंचायती वाली बात किया जा रहा है कि पंचायत का गठन, ये गांधीवादी तत्व में आते हैं। तो सवाल यही है कि ये किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? तो इसका है विकल्प है अनुच्छेद 38, 40, 41, 50। चारों के चारों ही डीपीएसपी से रिलेटेड है। डीपीएसपी कहां से कहां तक है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन 36 से 51 तक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन। तो अब यहाँ पर कौन सा है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा सुगम बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या किया जाए? तो पंचायतों का गठन किया जाए। और गांधी जी का यह मानना था कि पंचायत, भारत का जो शासन प्रणाली वो पंचायती अंदाज में हो, पंचायत के स्तर पर हो, वो पंचायत स्तर पर। वो असल में पूरे भारत को एक पंचायत के रूप में ही गठन करना चाहते थे, लेकिन ऐसा उस समय ये मुश्किल लगा।
और जैसा कि पता है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक संबंध है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक संबंध है, इसको डीपीएस में ही लिख लेते हैं कि ये भी क्या है, एक मौलिक अधिकार ही है, लेकिन ये क्या है, अतिरिक्त मौलिक अधिकार है। अतिरिक्त मौलिक अधिकार से मतलब है वो मौलिक अधिकार जो लगा कि नहीं ये जनता को मिलना चाहिए, लेकिन इस पे उस समय लगा कि राज्य अभी इतना सक्षम नहीं है कि गारंटी दे सके। मौलिक अधिकार क्या है, ये वाद योग है, यानी गारंटी है कि राज्य को हर हाल में देना ही देना है ये अधिकार। मौलिक अधिकार में जिस चीज का भी वर्णन किया है वो क्या हो जाता है, वो गारंटी बन जाता है, यानी कि राज्य को देना ही देना है, और नहीं देगी तो न्यायालय में उसको व्यक्ति को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होगा। ये वाद योग है। अब ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो लगा कि नहीं जरूरी है ये मानव किसी भी व्यक्ति के भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, जो कि भौतिक एवं नैतिक विकास में सहायक हो, और मौलिक अधिकार इसलिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपना भौतिक एवं नैतिक विकास कर सके। तो उस समय जो संविधान बनाने वाले को लगा कि अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम मौलिक अधिकार में देते हैं यदि, तो फिर राज्य क्या होगी, राज्य को परेशानी होगी, क्योंकि राज्य भी उस तरह से सक्षम नहीं है। तो उसमें क्या किया कि जो चीज लगा कि ये देना ही देना है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको मौलिक अधिकार में रख दिया। और जो चीज लगा कि ये राज्य अपना क्षमता के अनुसार दे, ये थोड़ा कम भी मिल रहा है पब्लिक को तो कोई बात नहीं, ये बाद में भी मिले पूरी तरह से तो चल सकता है, और ये राज्य पे छोड़ दिया, जिस राज्य का जैसा क्षमता है उस हिसाब से दे। तो उनको हम लोग कहे राज्य के नीति निर्देशक, तो उनको अतिरिक्त मौलिक अधिकार में रख दिए गए। दोनों में एक दूसरे में को लेकर के काफी विवाद भी चला, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। कुछ ही दिन संविधान बनने के कुछ ही दिन बाद से शुरू हो गया था, 51 से ही शुरू हो गया था। ये आप लोग राज्य के नीति निर्देशक वाला नोट्स पढ़ेंगे तो वहां इसके विवाद का जिक्र मिल जाएगा। अब अगला सवाल है, ये समझ गए राज्य का पंचायत के गठन का कहाँ किया गया, अनुच्छेद 40 में किया गया है। क्यों किया गया है, ताकि ये गांधी जी का मानना था कि पंचायत स्तर पर होंगे तो इससे फायदा क्या होगा, तो विकेंद्रीकरण के द्वारा देश का विकास तेजी से होगा, और विकास देश के सबसे निम्न लोगों तक भी पहुंचेगा, जो सबसे निचले स्तर पे भी जो लोग हैं विकेंद्रीकरण में उसको भी लाभ होगा। और ये चीज हम लोग पूर्ण रूप से कब अपनाए, ये अपनाए हम लोग 1992 में सिर्फ अपनाए हैं, लेकिन इसको सही तरीके से आज भी लागू नहीं कर पाए। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था आज भी हमारी यहाँ बहुत कमजोरियां हैं, बहुत उसमें सुधार करने की जरूरत है, लेकिन सरकार भी प्रयासरत है, धीरे धीरे ये प्रयास किया जा रहा है कि इस व्यवस्था को मजबूत किया जाए। इसके लिए पंचायतों को सशक्त बनाने की कोशिश हो रही है। अब आगे सवाल है 12 नंबर में, इनमें से किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। इनमें से किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। पहला है बलवंत राय मेहता कमेटी, दूसरा है अशोक मेहता कमेटी, तीसरा है जीवीके राव कमेटी, चौथा है सरकरिया आयोग, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है वो है अशोक मेहता कमेटी। ज्यादातर इसमें चूंकि पंचायत से संबंधित है तो बलवंत राय मेहता कमेटी ज्यादातर माइंड में आते हैं लोगों का, और ज्यादातर को बहुत स्टूडेंट इसको चूज भी कर लेते हैं। को लगता है कि चूंकि पंचायत में ज्यादातर इन्हीं के आधार पर हुआ था, और ज्यादातर पंचायत में जो बुक्स होते हैं वहां बलवंत राय मेहता कमेटी को ही ज्यादा पढ़ाया जाता है प्रॉब्लम, जबकि पंचायत को लेके कई कमेटियां बन चुकी है, लेकिन पढ़ाने को क्या है कि सिर्फ ज्यादातर फोकस इन पे रहता है, तो इधर कम ही ध्यान देता है स्टूडेंट। तो अशोक मेहता कमेटी ने ही न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। अब अगला सवाल आते हैं, पंचायत राज प्रणाली किस सूची में है। पंचायत राज प्रणाली किस सूची में है। 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तीनों सूची है क्या। जो संघ सूची का विषय है, इस पे कानून कहां से बनेगा, संसद द्वारा बनेगा, केंद्र सरकार द्वारा। राज्य सूची पे विधानमंडल में बनेगा, राज्य सरकार द्वारा। समवर्ती में दोनों में कोई भी बना सकता है, लेकिन यदि टकराव हो रहा है
तो फिर वहां केंद्र द्वारा बनाया गया जो कानून होगा उनको वैल्यू दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, केंद्र द्वारा बनाया गया कानून यानी संसद द्वारा जो कानून बनेगा उसको वैल्यू दिया जाएगा। सरकार कभी कभी ऐसा होता है कि समवर्ती सूची में अगर छूट दे दिया है कि राज्य भी, हम ये कानून बनाए हैं लेकिन राज्य भी चाहे तो अपनी सुविधा के अनुसार अपने अनुसार बना सकते हैं इस गाइडलाइन के अनुसार, तो वैसा भी कभी होता है। तो वो अलग अलग कानून का अलग अलग है, वो तो उस पर डिपेंड कर रहा है कि किस हिसाब से उसको छूट दिया जा रहा है। तो सवाल यहाँ क्या है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये राज्य सूची में आता है, इसको याद रखिएगा, ये राज्य सूची में आता है। यही वजह है कि हर राज्य का अपना अपना पंचायती व्यवस्था है। अब जैसे बिहार में क्या कहते हैं, मुखिया कहते हैं, लेकिन यूपी में इसको प्रधान कहा जाता है। यूपी बहुत सारे राज्य है जहाँ के पंचायत का चुनाव पार्टी स्तर पे होता है, बिहार में भी नहीं हुआ है। बहुत सारे राज्यों में पंचायत चुनाव पहले से ही ईवीएम में हो रहा है, बिहार में इस बार फर्स्ट टाइम है। और ये चूंकि इस बार पंचायती चुनाव इलेक्शन भी है अब अगस्त से, तो ऐसे में इस बार पंचायत से संबंधित प्रश्न काफी आ सकते हैं। ऐसे भी हर साल आती हैं एक ना एक क्वेश्चन। तो इस बार क्योंकि इलेक्शन है तो ज्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस है, तो पंचायती व्यवस्था को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम में या वेबसाइट में, कहीं भी इसका मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ से मिलेगा सर? टेलीग्राम का लिंक टेलीग्राम का लिंक देखिए फेसबुक ग्रुप में भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, कई जगह है। ऐसे आप गुरु मंत्रा सिविल क्लास टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, चैनल में गुरु मंत्रा सिविल क्लास, और जो लोगो है ये वाला लोगो नहीं, जो नया वाला लोगो है वो लोगो उसमें लगा होगा फोटो में, ठीक ना। ठीक है सर। हाँ, तो यहाँ समझ में आ जाएगी कौन सा है, वो आपको मिल जाएगा गुरु मंत्रा सिविल क्लास में। वहां से फिर सब वहां पर सारे नोट्स भी मिल जाएंगे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म का लिंक भी मिल जाएंगे, जैसे व्हाट्सएप हो गया या अन्य टेलीग्राम का जो बीपीएससी के लिए बना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। फिर ये असत्य असत्य वाली बात हो गई है यहाँ भी। तो क्वेश्चन है, पहला है, संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का वर्णन है। ये क्या है, सत्य है, इसको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, सिर्फ असत्य वाला ढूंढना है और उस पर टिक लगाना है। 7वीं अनुसूची में जिस विषय का वर्णन नहीं किया गया है, सूचियों में नहीं किया गया, वह संघ सूची के अंतर्गत आएगा। ये भी सही है। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा विषय है जो तीनों ही सूची में नहीं है तो वो ऑटोमेटिक रूप से कहाँ चला जाएगा, संघ सूची से जुड़ जाएगा, अगर तीनों में कहीं नहीं है तो। पंचायती राज प्रणाली में निर्वाचन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य को पंचायती स्वायत्त शासन के बीच वित्त बंटवारे के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। ये भी सच है। राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं जो पंचायत का चुनाव कराते हैं, हर राज्य का अपना होता है, ये भी सही है। और जो वित्त बंटवारा होता है, जो पंचायती स्वायत्त शासन के लिए जो वित्त बंटवारा होता है, इसके लिए कौन होता है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये भी सही है। तो ये भी सत्य हो गया। चौथा है, भारत में पंचायती राज प्रणाली गांधी जी का विचारधारा में से है, ये भी सही है। उन्हीं के कारण जो उन्हीं का ये मान सपना था और उन्हीं के लिए जो है उस समय राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको शामिल किया गया था, क्योंकि उस समय पंचायती व्यवस्था को लागू करना थोड़ा जटिल लग रहा था पूरे भारत में एक साथ। तो इसलिए कहा गया कि नहीं, हम लोग अभी इसको राज्य के नीति निर्देशक में रख लेते हैं, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे सक्षम होंगे, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का नेचर है। अभी जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चे की पढ़ाई कहाँ था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था, यानी राज्य यदि सक्षम होगी जिस हिसाब से उस हिसाब से देगी। लेकिन अब उसको कहाँ कर दिया गया, मौलिक अधिकार में दे दिया गया कि 6 से 14 साल के बच्चे की पढ़ाई क्या है,
मस्ट आपको इसका मौलिक अधिकार है 21 का ए के तहत, यानी कि इसकी व्यवस्था राज्य को करना ही करना है। क्या कर दिया गया 0 से 6। कल के डेट में हो सकता है ये भी मौलिक अधिकार में डाले, जब राज्य उस हिसाब से सक्षम हो जाएगी तो इसको भी डाला जा सकता है और वहां पे निरसन कर दिया जाएगा उस स्थान को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या फिर कुछ और ले आएगा, तो ये हो सकता है। इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अतिरिक्त मौलिक अधिकार कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी के सभी क्या है, सत्य है। तो इनमें से कोई नहीं असत्य है। यहाँ कई सवाल आपको मिल रहे हैं, कई जीएस मिल रहे हैं, जैसे कि 7वीं अनुसूची में वर्णन है। अगर सवाल आ जाए किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है, तो 7वीं में है। सवाल आ जाए यदि किसी अनुसूची में किसी विषय का वर्णन नहीं किया गया, यदि किसी विषय का वर्णन किसी अनुसूची में नहीं किया गया है, 7वीं अनुसूची के किसी भी सूची में वर्णन नहीं किया गया है, तो वह किसके अंतर्गत आएगा, तो संघ सूची के अंतर्गत आएगा। एक सवाल अब जैसे आ जाएगा कि पंचायती राज प्रणाली में निर्वाचन व्यवस्था को कौन चलाएगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग चलाएगा। उसके बाद जो पंचायती स्वायत्त शासन के लिए जो वित्त बंटवारा होता है वह किनके द्वारा किया जाता है, तो वह राज्य वित्त आयोग का द्वारा किया जाता है, उन्हीं के लिए गठन किया गया है। और पंचायती राज प्रणाली किसके विचारधारा में से है, तो गांधी जी के विचारधारा में से है, इसलिए इसको गांधीवादी तत्व माना जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो कई सवाल इसमें छुपे हुए हैं। अब सवाल है 15 में, बिहार सर्वप्रथम राज्य है जिन्होंने महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया था। पहले 33 तो था ही फिक्स, लेकिन बिहार इसको बढ़ा के कितना किया, 50 किया। अभी बहुत सारे राज्य ऐसा कर चुके हैं। तो 50% आरक्षण दिया था। यह किस वर्ष दिया गया है, विकल्प है 2001, 5, 6, 15। इसका है 2005। कहीं कहीं आपको 2006 मिलेंगे। तो इसका कारण यह है कि 2005 में अधिनियम बना, लेकिन चुनाव कब हुआ, उसके बाद 2006 में हुआ। तो 2006 में पहली बार जो है पंचायती चुनाव 50% महिला आरक्षण के साथ हुआ। तो इस वजह से ये कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 2006, क्योंकि अधिनियम भले 5 में बना लेकिन लागू तो हुआ 6 में। इलेक्शन चूंकि 6 में होना था और इस वजह से ये दोनों विकल्प में टकरा। लेकिन अगर ऐसा हो, पूछा जाए कब दिया गया था, तो 2005 ही आएगा। और ये होगा कि कौन सा पहला पंचायती चुनाव था जहां 50% महिला आरक्षण के साथ चुनाव लड़ा गया, तब 2006 होगा। सवाल के नेचर के हिसाब से जवाब बदल जाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था, जो कि अभी लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा के लिए भी किया जा रहा है, लेकिन ये महिला बिल अभी तक पास हुई नहीं है। कभी लोकसभा में होती है, कभी राज्यसभा में, कभी राज्यसभा में होती है तो लोकसभा में नहीं। हालांकि दुनिया के बहुत सारे देशों में ये कर दिया गया है, वहां कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए फिक्स रिजर्व सीट किया गया है। यहाँ तक कि अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी किया गया है। भारत में अभी तक ये भी है, लेकिन पंचायतों पे दिया जा रहा है। पंचायतों में 33% दिया जा रहा है। कहीं कहीं अब जैसे बिहार है, अब तो बहुत सारे राज्य है जो कि 50% भी दिया जा रहा है। तो अभी ये देखा जाए तो आगे चल करके लोकसभा के लिए भी पास हो सकता है। तो इसका पहला है विकल्प है 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है आपको 73वां, 1992 में। और यहीं से भारत में नई पंचायती राज प्रणाली स्थापित हुई थी, पूरे भारत में हुई थी। और यही 1992 से ही हम लोग क्या हुए, विकेंद्रीकरण पर जोर दिए। साथ में अपनी अर्थव्यवस्था का जो नियोजन है वह क्या किया, आदेशात्मक के जगह निर्देशात्मक अपनाए थे। और हम लोग फिर से मिश्रित अर्थव्यवस्था में आ गए। समाजवाद से कहाँ आ गए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आ गए थे। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है, कहीं ना कहीं सबका एक लिंक है। अब उस पर चर्चा करेंगे तो 1 आध घंटा लग जाएगा।
इसलिए ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे अभी, ये इकोनॉमी का ऐसे भी विषय है। अब अगला सवाल फिर वही है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, सत्य है। धन विधेयक को लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से ही लाया जा सकता है, सत्य है। लोकसभा से पारित होने के पश्चात धन विधेयक राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है और 14 दिन के अंदर उस विधेयक को पारित करना आवश्यक होता है, अन्यथा वह राज्यसभा से पारित समझा जाएगा, ये भी सत्य है। चौथा, राज्यसभा की किसी सिफारिश को लोकसभा राष्ट्रपति की अनुमति से स्वीकार कर सकेगा, ये असत्य है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो गया, अंघ हो गया। अंघ से मतलब हो गया क ख और ग, क ख ग सत्य है, तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा अंघ, इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ कई सारे जीएस यहाँ भी बनते हैं। धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है, तो केवल लोकसभा में। अब सवाल आ सकता है कि किस सदन में केवल धन विधेयक पेश किया जा सकता है, लोकसभा में। इससे संबंधित अनुच्छेद आगे पढ़ेंगे। धन विधेयक को लोकसभा में किसकी अनुमति से लाया जा सकता है, राष्ट्रपति को। लोकसभा से पारित होने के पश्चात धन विधेयक राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है, तो ये भी सवाल आ सकता है कि लोकसभा से पारित होने के पश्चात धन विधेयक को कहाँ के लिए प्रेषित किया जाता है, तो राज्यसभा के लिए। फिर है 14 दिन के अंदर उस विधेयक को पारित करना आवश्यक होता है, तो ऐसा भी सवाल आ सकता है कि राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर धन विधेयक को पारित करना आवश्यक होता है, 14 दिन के अंदर। फिर ऐसा भी सवाल आ सकता है यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा धन विधेयक को पारित नहीं करती है तो क्या होगा, तो वो पारित समझा जाएगा। कई जीएस इसमें छुपे हुए हैं। चौथा, राज्यसभा की किसी सिफारिश को लोकसभा राष्ट्रपति की अनुमति से स्वीकार कर सकेगा, ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा धन विधेयक के मामले में कुछ परिवर्तन का सिफारिश कर सकती है, लेकिन मानना या ना मानना वो लोकसभा पर निर्भर है, यहाँ और राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है। तो इसका सही जवाब हो गया अंग, क ख ग। यदि सवाल में अगर सत्य के जगह असत्य रहता कि कौन सा असत्य है, तब इसका जवाब घ होता, लेकिन यहाँ सत्य है, तो सत्य होने के कारण इसका जवाब होगा अंग, यानी क ख ग सत्य है। अब संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, संविधान की किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 5 विकल्प है, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 108, पांचवा इनमें से कोई नहीं, ये 100 या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है 110, यानी अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अब हम लोग 19 नंबर में चलते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा द्वारा चयनित सदस्य, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ख नंबर, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, और उपसभापति का उसको सभापति वहां कहा जाता है ऐसे, और उपसभापति का वहां चयन किया जाता है। बीस नंबर का सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रक्रिया की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात थी, यहाँ धन विधेयक की परिभाषा की बात थी, यहाँ परिभाषा पूछा गया है, और यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर प्रक्रिया पूछा गया, यानी धन विधेयक का क्या क्या प्रक्रिया है, किस हिसाब से इसको लाया जाएगा, कैसे पास किया जाएगा, लोकसभा में पास होने के उपरांत क्या होगा, ये सब का जो प्रक्रिया है इसका वर्णन कहाँ किया गया है, सवाल यही है। तो पहला विकल्प है अनुच्छेद 109, दूसरा है अनुच्छेद 110, तीसरा है अनुच्छेद 111, चौथा अनुच्छेद 108, पांचवा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। 110 में तो परिभाषा कहा गया है,
और 109 में प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? क नंबर, यानी अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, 20 सवालों के अभी हम लोग अभ्यास किए हैं। अब इससे आगे जो है हम लोग शाम के जो 10 बजे का क्लास होगा, रात बजे का, तो उसको उस समय किया जाएगा।